बीएससी पार्ट थर्ड के सभी स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको स्क्वायर वेल पोटेंशियल वाली जो प्रॉब्लम है उसको डील कर रहा हूँ इस समय। और थोड़ा सा रिकैप करते हुए सबसे पहले जो डेफिनेशन है उसको आप देखते हुए कि स्क्वायर वेल की ये डेफिनेशन है, सारी बात अपन पहले पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं। इसको 3 भागों में बांटा हुआ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है ये -V0 गहराई का है। ये इस तरफ V का मान, यहाँ से यहाँ तक V का मान 0 है और यहाँ से यहाँ तक भी V का मान 0 है। ये m द्रव्यमान का कोई कण जिसकी ऊर्जा का मान धनात्मक है, कुल ऊर्जा का मान, और वह कण इस विभव कूप पर बाईं ओर से आपतित है। और क्या ये कण इसमें अंदर फंस जाएगा या पार्ट थर्ड क्षेत्र में भी आ पाएगा या नहीं, यानी इसका ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है उसको निकालने के लिए जा रहे हैं और एग्ज़ाम में उसको पूछते रहते हैं। मैं आपको ये सारी बातें पहले पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए रिकैप के लिए फिर एक बार, यानी x<0 क्षेत्र में v का मान 0 है और x का मान जब a से बड़ा है उस क्षेत्र के लिए भी इसका मान 0 है। केवल x का मान 0 और a के मध्य में है तभी इसका मान ये -V0 है जो आपको दिख रहा है ये। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। और जैसे कि आपको मैं सारी चीज़ें अपन पढ़ रहे हैं काफ़ी दिनों से, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो चीज़ है, फिर इनके तीनों क्षेत्रों के लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्षेत्रों के लिए अपन श्रोडिंगर इक्वेशन को लिखते हैं। और श्रोडिंगर इक्वेशन का जाना पहचाना फार्मूला है d2ψ/dx² + 2/h² e -V0। अगर v का मान -V0 है तो +V0 हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर V0 का मान 0 है तो यहाँ से हटा दिया, यहाँ भी इस क्षेत्र में भी V0 का मान 0 है तो ये हटा दिया। इस तरीके से क्या होता है कि ये इनके श्रोडिंगर इक्वेशन को लिखा जाता है। ये सारी बातें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब जैसे अगला कदम क्या होता है, इसको k² मानते हैं, इसको k' मानते हैं। ये k² क्योंकि ये दोनों एक ही राशि प्राप्त होती हैं। अभी उससे पूर्व समीकरण में आपने देखा था k² बराबर ये होता है, ये k' हो गया, ये k² हो गया, ये सारी बात बता दी। और समीकरण 1 का जो हल होगा, जैसे कि आपको पता है कि a kx और b की पावर -kx में आएगा, ऐसे ये आएगा और ऐसे ये आएगा। इसमें d वाले पद को छोड़ दिया है क्योंकि कण जब थर्ड क्षेत्र में आ जाएगा तो लौट कर नहीं आएगा, तो लौट के आने की प्रायिकता का मान 0 है, इसलिए उसको छोड़ दिया है। तो ये इनके हल हो गए। आप देख पा रहे हैं a b कांस्टेंट हैं, f और g इस क्षेत्र के लिए कांस्टेंट हैं और c इसके लिए कांस्टेंट हैं। फिर जैसे कि आपको पता है बाउंड्री कंडीशंस का यूज़ करते हैं। x बराबर 0 पर, यानी विभव कूप की जो बाईं तरफ की बाउंड्री है उस पर ये दोनों समीकरण लगाते हैं, आपको बता चुके हैं। और x बराबर a पर, यानी जो दाईं तरफ की बाउंड्री है उस पर जो क्षेत्र सेकंड और थर्ड को विभाजित करती है उस पर दोनों के मान क्या होंगे, ये बराबर। इस तरीके से ये चीज़ अपन देख चुके हैं। उसके बाद जब बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे तो a + b ये वाले इक्वेशंस को सभी को देख चुके हैं। और ये देखने के बाद यहाँ पर g/f का मान निकालते हैं सबसे पहले। तो ये समीकरण नंबर क्या है, 13 है। और इस समीकरण नंबर, फिर समीकरण 11 में 9 का भाग लगाते हैं तो c/a का मान ये प्राप्त होता है। और c/a का मान प्राप्त सॉल्व करते करते आपको लास्ट टाइम में समझाया था, ये समीकरण नंबर 14 है, c/a का एक्सप्रेशन है। ये प्राप्त करते फिर उसकी ऐसे b/10 में अगर 9 का भाग लगाएंगे तो b/a का मान आएगा। और b/a में g/f का मान जैसे रखते जाएंगे, आपको समझाया था, धीरे धीरे ये सारे मान रखेंगे, सॉल्व करते जाएंगे। और सॉल्व करने के बाद जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपको समीकरण प्राप्त होगा जो समीकरण नंबर क्या कहलाता है, 15। तो अब आपके सामने सरल करते करते 2 ही समीकरण हैं। एक तो कौन सा है, c/a वाला, यानी एक तो ये है c/a वाला इक्वेशन पूरा, और एक है b/a वाला। क्लियर। अब इनसे पारगमन गुणांक निकालने की कोशिश करते हैं। पारगमन गुणांक t बराबर क्या होता है, c/a का मॉडुलस का वर्ग।
यानी जब किसी मॉडुलस के वर्ग को खोलते हैं तो वह राशि खुद आती है और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का गुणा होता है, स्टार लगा देते हैं उस पर। इसका मतलब ये होता है C/A स्टार, मतलब C/A वाले पद में जहाँ भी आइटा होगा वहाँ पर उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। बस ये स्टार का यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब होता है। तो C/A जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर C/A ये जो आया है ये वाला, अगर आपको C/A ये स्टार निकालेंगे, स्टार वाला C/A स्टार निकालोगे तो यहाँ आइटा की जगह माइनस आइटा हो जाएगा और ये आइटा की जगह माइनस आइटा हो जाएगा। और C/A और C/A का जब स्टार वाले का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या प्राप्त होगा आपको, 4k² k' अपॉन k² माइनस k' sin स्क्वायर k' प्लस 4k² k'। अब 4k k' का भाग लगा दो इसमें, तो इस भाग लगाओगे इस वाले पद में तो ये यहाँ लिख दिया है, इसके इसमें भाग लगाओगे तो 1 आ जाएगा और उसको रिवर्स कर दिया। यानी इस बार ये पद है इसका पहले इसमें यहाँ भाग लगा दिया, यहाँ भाग लगा दिया, ऊपर 1 बच गया, उसका रिवर्स कर दिया -1 ऐसे लिख दिया। तो ये लिखा हुआ है 1+, आप देख पा रहे हैं 1+। अब k और k' के मान अपने को पता है, सबसे पहले अपने ये देख लिए हैं k और k' के जो मान हैं ये आप रखोगे, k² का मान ये है और k' का मान ये है। k² और k' के मान यहाँ रख दो, कहाँ पर, यहाँ पर सब जगह। तो आपको क्या मिलेगा, 2m सब जगह से कट जाएंगे और v0² sin स्क्वायर k' अपॉन 4e प्लस v0 की पावर -1, ये होगा t का व्यंजक। क्लियर। इसी तरीके से अब आते हैं अपन r पर, जिसको क्या बोलते हैं अपन, परावर्तन गुणांक। इसका भी का परिभाषा क्या होती है, b/a का मॉडुलस का वर्ग। और उसी तरीके से इसका भी क्या आएगा, b/a स्टार। b/a का मान पहले निकाल चुके हैं, b/a का मान आपके सामने एक बार फिर समीकरण नंबर जो 15 है वो मैं दिखा दूं। ये समीकरण नंबर 15 है, इसमें आइटा यहाँ कहीं नहीं आता है, यहाँ आइटा यहाँ आता है और यहाँ आइटा आएगा। तो b/a और b/a स्टार वाला जो पद है दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पर जो चिन्ह है वो क्या आ जाएगा, आइटा जो चिन्ह होता है -1 हो जाएगा और जब उसको खोलेंगे ओपन करेंगे तो ये आपको प्राप्त होगा। क्लियर। cos स्क्वायर यानी sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का मान 1 होता है, उसको यूज़ करते हुए ये मान आपको प्राप्त होगा। और इसमें भी ऊपर वाले पद का भाग लगा तो ऊपर 1 आएगा, इसमें भाग लगाएंगे यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भाग लगाएंगे तो ये पूरी राशि ये आ गई और उसको रिवर्स कर दिया है तो -1 लिख दिया है। पहले की तरह से ही यहाँ भी k और k² और k' का मान लिख दिया है और मान रखेंगे आप इसमें k और k' का, तो आप पाएंगे कि 4e v0 प्लस e v0² sin स्क्वायर k' अपॉन ये -1। तो साथ साथ आप ये भी देख रहे हो कि t वाले एक्सप्रेशंस में और r वाले एक्सप्रेशन में दोनों में अंतर क्या है। इसमें 1+ ये राशि v0 वाली ऊपर आती है स्क्वायर वाली, इसमें v0 वाली कहाँ आती है, नीचे आती है और कोई अंतर नहीं है। दोनों को जोड़ोगे आप r+t करोगे तो इसका मान आपको 1 ही प्राप्त होगा सदैव। तो एक चीज़ तो आप बीच बीच में ये भी देखते जा रहे हैं कि r+t का मान सदैव क्या होता है, 1 होता है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो है, इसमें पूछ लेते हैं अनुनादी प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेंट स्कैटरिंग इन स्क्वायर वेल पोटेंशियल में से क्या समझते हैं। तो इसमें जो आप देख पा रहे हैं वो ये है कि r/a का मान आ गया और t/a का मान आ गया, r और t के मान आपको प्राप्त हो चुके हैं। क्लियर। अब r और t के मान जब आपने प्राप्त कर लिए, r और t के मान आपने प्राप्त कर लिए तो उनसे कुछ अपन वो निकालना चाहते हैं, वैसे कुछ देख रहे हैं। वैन k' का जो मान है वह है 2n + 1 π/2 के बराबर, यानी π/2 है या 5π/2 है। तो साइन का मान निकालोगे तो 1 आ जाएगा प्लस माइनस
क्लियर। तो यहाँ पर जब ये मान रखोगे अधिकतम वाला, तो ये अधिकतम रखोगे तो ये मान कम आएगा, एक में कम जुड़ेगा तो ये चूँकि -1 में है, कम जुड़ेगा तो मान ज़्यादा आएगा, यानी आर मैक्स प्राप्त होगा आपको, यानी आर मैक्स। और इसका मान कितना होगा, यहाँ पर केवल 1 लिख दो आप, यहाँ पर क्या लिख दिया, V0 स्क्वायर माइनस 1। अब जो बात आ रही है वो क्या आ रही है, टी मिनिमम का जैसे ही आप k' का मान 1 रखोगे यहाँ पर, देखिए ये 1 रखा आपने, तो ये 1 रखा तो ये राशि अधिकतम हो गई, ठीक है। 1 में अधिकतम यानी कि मान ज़्यादा हो गया, ज़्यादा को जब आप -1 करोगे, नीचे ले जाओगे तो कम आएगा, टी का मान क्या प्राप्त होगा आपको, मिनिमम प्राप्त होगा। तो ये चीज़ सीख पा रहे हैं आप कि साइन k' का जब मान 1 होगा, अर्थात k' बराबर 2n+1 पाई होगा, यानी k' का मान π/2, 5π/2 इत्यादि होगा, तो r का मान यानी कि जो परावर्तन है वो अधिकतम होगा और जो ट्रांसमिशन है वो क्या होगा, न्यूनतम होगा। और जब k' बराबर n पाई है तब k' बराबर 0 होगा, और उस वक्त उसका उल्टा हो जाएगा, r तो न्यूनतम प्राप्त होगा आपको, 0 के बराबर आएगा, क्योंकि r का मान जैसे ही आप चूँकि आप रखोगे, जैसे k' बराबर 0 यहाँ रख दोगे तो ये अनंत हो जाएगा, अनंत, और 1 प्लस अनंत अनंत होता है, अनंत का -1 करोगे 0 आएगा, तो r का मान तो 0 होगा, चूँकि ये 0 है तो मिनिमम कहलाएगा ये। और जब इसमें रखोगे टी वाले में आप 0 रखोगे यहाँ पर, तो ये 0 हो गया, 1 + 0, क्लियर। 1 + 0 कितना होता है, 1। जब 1 होता है तो 1 का भी 1/1 करोगे तो 1 ही आएगा, तो टी मैक्स जो 1 क्या मैक्सिमम मान होता है इसका, इसलिए इसका मान कितना प्राप्त हो गया आपको, 1। तो t बराबर 1 यानी स्कैटरिंग के अधिकतम होने के लिए k' का मान n पाई प्राप्त, यानी उल्टा बोलें, k' बराबर n पाई पर t का मान क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। थोड़ा सा इसको फिजिक्स के उससे समझें कि x बराबर 0 और x बराबर 1 की दीवारों से परावर्तित तरंगों के मध्य विनाशी व्यतिकरण होगा, तब क्या होगा, जब इनके बीच में जो तरंग जाएगी, जो आप देख रहे हैं ये तरंग यूँ जाएगी, लौट के आएगी, जब इन दोनों के बीच में यानी परावर्तित, यानी ये गई और ये लौट के आई, परावर्तित तरंगों के बीच में जब विनाशी व्यतिकरण होगा तब क्या होगा, r का मान तो क्या हो जाएगा 0 और t का मान क्या हो जाएगा 1। यानी जब r का मान 0 होगा तो t का मान क्या होगा, 1 होगा। यानी क्या होगा कि कण जो होगा इसको पार कर थर्ड क्षेत्र में चला जाएगा, यानी कुल परावर्तित तरंग का आयाम 0 हो जाएगा, कैपिटल R का मान, क्योंकि विनाशी व्यतिकरण है। विनाशी व्यतिकरण हो गया तो t का मान 1 होगा और संपूर्ण तरंग क्या हो जाएगा, पारगमन हो जाएगा, क्लियर। और सेकंड क्षेत्र में तरंग फलन का विरूपण इस प्रकार हो जाता है, जब यानी इस स्थिति में जब k' बराबर n पाई होता है तो सेकंड क्षेत्र में तरंग फलन का विरूपण डिफॉर्मेशन इस प्रकार का हो जाता है कि जो बाह्य क्षेत्र हैं, दोनों जो बाउंड्री हैं के तरंग फलनों से दोनों ओर निर्बाध रूप से क्या करते हैं, मेल खाते हैं। यानी ये इस पोजीशन पर क्या होता है कि इस दीवार पर कि जो तरंग फलन के जो आयाम होते हैं वो इससे बाहर वाले से और इस वाली दीवार वाला इस वाले तरंग फलन, इस तरंग फलन इससे मेल खाता है, ये वाला तरंग फलन ये जो लौट के आ रही है इससे मेल खाता है। तो सेकंड क्षेत्र में तरंग फलन का विरूपण इस प्रकार हो जाता है कि बाह्य क्षेत्रों के तरंग फलनों से दोनों ओर निर्बाध रूप से मेल खाती हैं, तब आपतित तरंग पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, पारगमित हो जाती है। इस अवस्था में आपतित कणों का अनुनादी पारगमन हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है। और ये ग्राफ भी आप बना के आ जाएं, t बराबर 1 वाली लाइन खींचने पहले आप, और e/v का मान ये है, क्योंकि t का और e/a में ये खींचोगे जैसे इस समीकरण से, इसमें v0 स्क्वायर का भाग लगा दो, ऊपर भी यहाँ e/v0 आ जाएगा, यहाँ e/v0 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। तो e/v0 यहाँ आ गया, e/v0 यहाँ आ गया, ऊपर यहाँ है ही नहीं। तो अब आपके पास क्या बचा, 1 +
वी नॉट तो गायब हो गया, भाग लग गया। साइन स्क्वायर के डैश ए अपॉन 4 ई अपॉन वी नॉट ब्रैकेट स्टार्ट ई अपॉन वी नॉट प्लस 1, ये राशि बची। तो ई बटे वी का मान जब जैसे जैसे बढ़ाते जाते हो आप, तो जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो ऐसा ग्राफ आपको प्राप्त होगा। तो इन मानों पर टी का मान अधिक, यानी ये जो मान है ये वाले अधिकतम वाले, ये इन मानों पर क्या होता है कि के डैश ए का जो मान होता है वो एन पाई के बराबर होता है। इसलिए संपूर्ण क्या हो गया, पारगमन। और एन की इन मानों के लिए क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण। इसलिए टी का मान वहाँ पर क्या है, कम है, आर का मान क्या है, ज़्यादा है। तो इसको आप तैयार करें। ये पूरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्जाम में आता रहता है। थैंक यू वेरी मच।